ड्रामा की स्टार्टिंग हमारी फीमेल लीड शाओ के साथ होती है, जो कि अपने हस्बैंड के साथ यहाँ पार्टी में आई होती है। सभी लोग बातें कर रहे होते हैं कि उसका हस्बैंड इस शहर का रिचेस्ट मैन बन गया है और वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, जिसने शाओ की पागलपन की बीमारी भी ठीक करा और इतना अमीर होने के बाद भी वो उसके साथ है। और सभी लोग ये भी कहते हैं कि शाओ की जो स्टेप सिस्टर है वो कितनी बड़ी इडियट थी, जो उसने एक ऐसे बंदे से शादी करी जो कि इतनी जल्दी मर गया। तभी यहाँ पार्टी में एक भिखारी आ जाती है, जो कि कोई और नहीं शाओ की स्टेप सिस्टर रैन है। वो उसे सभी के सामने ही चाकू मार देती है और सभी लोग डर के भाग जाते हैं। शाओ उससे पूछ लगती है कि आखिर उसने उसे क्यों मारी, तो रैन बताती है कि तुम जैसी पागल लड़की की किस्मत इतनी अच्छी कैसे, इस वजह से मैं बहुत ही जेलस हूँ। तुम जैसी पागल लड़की की शादी मैंने उस ड्राइवर की बेटे से करवा दी थी, जो कि एक गरीब फैमिली थी, और मैंने एक अमीर फैमिली में शादी करी थी ताकि मेरी लाइफ अच्छी हो। पर यहाँ तो उल्टा ही हो गया। मेरा हस्बैंड इतनी यंग एज में मर गया और उसकी फैमिली भी बैंकरप्ट हो गई और उसके अंकल ने मुझे घर से बाहर निकाल दिए और मैं आज रोड पर हूँ। तो आखिर तुम ऐसे कैसे अमीर हो सकती हो और एक अच्छी लाइफ जी सकती हो? इसलिए तुम्हारा जीना बनता ही नहीं है, तुम मर जाओ तो ये अच्छा रहेगा। तभी शाओ का हस्बैंड मैंग यहाँ पर उससे डर रहा होता है और वो शाओ की स्टेप सिस्टर रैन के सर पे बॉटल मारकर उसे भी मार देता है। और फिर हम देखते हैं कि शाओ और रैन दोनों ही यहाँ पे मर रहे होते हैं, पर शाओ सोच रही होती है कि इन सभी को क्या लग रहा है कि मैं बहुत ही ज़्यादा लकी हूँ और इतनी ज़्यादा खुश हूँ। इन सभी को तो पता ही नहीं है कि मैंने कितना ज़्यादा सफ़र करी हूँ। अगर मुझे दोबारा जीने का कभी मौका मिलेगा ना, तो मैं अपनी लाइफ चेंज करना चाहूँगी और खुद के लिए जीना चाहूँगी। और फिर इसी के साथ ही हम देखते हैं कि शाओ का रीबर्थ हो जाता है और उसे पता लग जाता है कि वो उस टाइम पर पहुंच गई है जब उसकी और उसकी स्टेप सिस्टर की शादी डिसाइड हो रही थी। यहाँ पर उसके डैड उसके स्टेप मॉम को बता रहे होते हैं कि उनकी दोनों बेटियों के लिए दो घर से रिश्ता आया हुआ है, एक तो रिचेस्ट मैन की फैमिली से और दूसरा उनके ड्राइवर की फैमिली से। तो शाओ की स्टेप मॉम उसके डैड को समझाने लगती है कि मैं कोई पार्शियल नहीं हो रही हूँ, बस तुम ही सोचो कि शाओ तो पागल है ना, तो हम अगर उसकी रिचेस्ट फैमिली में शादी करवाएंगे ना तो सभी लोग हमारी बेटी के ऊपर हंसेंगे। तो एक काम करते हैं, हम अपनी बेटी रैन की शादी उस रिचेस्ट फैमिली में करवा देते हैं और शाओ की शादी उस ड्राइवर की बेटी से करवा देते हैं। हाँ, वो लोग गरीब है तो क्या हुआ, वो लोग शाओ का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखेंगे और शाओ भी खुश रहेगी। शाओ के डैड इस पर एग्री नहीं कर रहे होते हैं, तो स्टेप मॉम जल्दी से जाकर शाओ से बात करने लगती है कि तुम मैंग से शादी करना चाहोगी ना और वो तुम्हें पसंद भी है। शाओ तो बस पागल बनने की एक्टिंग कर रही होती है और वो मन में सोचती है कि ये मेरे फियांसी को अपनी बेटी को देना चाहती है। फिर शाओ यहाँ पर उन्हें पुश कर देती है और कहती है कि मुझे शादी नहीं करनी है, और वो जल्दी से अपने डैड के पास आकर अच्छे से एक्टिंग कर रही होती है। तो फिर स्टेप मॉम चिल्लाने लगती है कि इस पागल लड़की को अब भी मेंटल हॉस्पिटल छोड़ कर आओ। तो फिर शाओ के डैड मना करते हैं कि आखिर तुम एक बच्ची से ऐसे कैसे बोल सकती हो। फिर इतने में यहाँ पर शाओ की स्टेप सिस्टर रैन आ जाती है और वो इन लोगों से कहने लगती है कि मॉम डैड, मैंग से मुझे शादी करनी है। फिर ये सुनने के बाद तो शॉक हो जाती है कि आखिर ये मैंग से शादी करने के लिए क्यों बोल रही है। तभी रैन की मॉम से चिल्लाने लगती है कि तुम पागल हो चुकी हो, उस गरीब फैमिली में शादी करना चाहती हो। तो भी रैन कहती है कि मॉम आपको क्या पता, वो फ्यूचर में बहुत ज़्यादा अमीर हो जाएगा और मैं सिर्फ और सिर्फ उसी से शादी करूंगी। तो फिर इसकी मॉम इसे थप्पड़ लगाती है और कहती है कि क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। तो रैन कहती है कि मॉम आखिर आप जिद क्यों कर रही हैं, वैसे भी उस रिचेस्ट फैमिली में मेरे लिए नहीं बल्कि सिस्टर के लिए रिश्ता है। फिर डैड तो खुश हो जाते हैं कि रैन तुम कितनी अच्छी हो और बहुत ही सेंसिबल बच्ची हो। तो ठीक है, फिर ये शादी यहीं पर ही डिसाइड होती है। तुम मैंग से शादी करोगी और शाओ रिचेस्ट फैमिली में शादी करेगी, और फिक्र मत करो, मैं तुम्हें डाउरी में 1 मिलियन दे दूंगा, जिससे तुम अपने हस्बैंड के साथ अच्छे से रह पाओगी। तो फिर रैन खुश होकर डैड को थैंक यू बोलती है और फिर शाओ के डैड तो उसे बाहर वॉक पे लेकर जाते हैं। तो बहुत ही खुशी खुशी चली जाती है और फिर रैन की मॉम उसे चिल्लाने लगती है कि मैं यहाँ तुम्हारी एक अमीर फैमिली में शादी करवाना चाहती हूँ और तुम हो कि एक गरीब फैमिली में शादी करके सफ़र करना चाह रही हो। रैन कहती है कि मॉम आप बिल्कुल भी नहीं समझ रही है, आपको क्या पता है, वो अमीर फैमिली का लड़का है तो क्या हुआ, है तो वो पैरालाइज्ड और वो मुझे क्या ही खुश रखेगा और उल्टा बहुत ही जल्दी मर जाएगा। इसकी मॉम कहती है कि तुम्हें कैसे पता कि वो पैरालाइज्ड है। तो फिर रैन अपनी मॉम को समझाने लगती है कि मॉम मैंने मास्टर से इस बारे में पूछी थी, उन्होंने कहा था कि मैंग का फ्यूचर बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, वो फ्यूचर में बहुत ही अमीर होने वाला है और आपकी बेटी एक रिचेस्ट मैन की वाइफ बनने वाली है और आप रिचेस्ट मैन की मदर इन लॉ बन जाएंगी। तो भी इसकी मॉम को इसकी बात पर बिलीव नहीं हो रहा होता है और तभी इतने में शाओ आकर ये सारी बातें सुन लेती है और वो समझ जाती है कि यानी इसका भी रीबर्थ हुआ है। लेकिन इसे तो पता ही नहीं है कि पिछली लाइफ में मैंग मेरी हेल्प की वजह से ही इतना अमीर हुआ था और रिचेस्ट मैन बना था, और अब मैं देखती हूँ कि इस लाइफ में उस मैंग का क्या हाल होगा और उसकी फैमिली का भी। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि शाओ सपने में अपना बचपन याद कर रही होती है, जब वो एक जगह पर फंस गई थी और वहाँ पर आग लगी पड़ी थी। तभी एक छोटे से बच्चे ने आकर उसकी जान बचाई थी। शाओ सपना देखकर उठती है, तभी यहाँ पर उसके सामने मैंग होता है और वो उसे चॉकलेट देते हुए कहने लगता है कि तुम अगर मुझसे शादी करने के लिए प्रॉमिस करोगी ना
तो मैं ज़िंदगी भर तुम्हें कैंडीज दूंगा और तुम्हें खुश रखूंगा। तो शाओ सोचती है कि पिछली लाइफ में जब मुझे हॉस्पिटल में होश आया था तो मैंने इसे अपनी आंखों के सामने देखकर सोची थी कि यही मेरा लाइफ सेवर है। इस वजह से तो मैंने इसकी इतनी हेल्प की थी और इसे अमीर बना दी थी। पर अमीर बनने के बाद इसने मुझे अपने असली रंग दिखाया था और मुझे बताया था कि मेरा लाइफ सेवर ये नहीं बल्कि जियांग था। अब यहाँ पर मैंग शाओ को देखकर सोच रहा होता है कि ये लड़की अब इतना अजीब क्यों बिहेव कर रही है, जैसे कि कोई और ही पर्सन है। तभी शाओ इसे कैंडी ले लेती है और फिर मैंग सोच रहा होता है कि मुझे अमीर बनना है, सिर्फ इसीलिए मैं इस पागल लड़की को इतना भाव दे रहा हूँ, नहीं तो मैं इस जैसी को देखता तक नहीं। तभी यहाँ पर शाओ इसे थप्पड़ लगा देती है और फिर एक्टिंग करते हुए कह रही होती है कि मेरी सिस्टर आपसे शादी करना चाहती है तो फिर मैं आपसे कैसे शादी करूंगी। तो फिर ये बहुत ही खुश हो जाता है और पूछने लगता है कि क्या रैन मुझसे शादी करना चाहती है, क्या तुम सच कह रही हो। तभी इतने में यहाँ पे रैन खुद ही आ जाती है और इसे बताने लगती है कि हाँ मैं तुमसे शादी करने वाली हूँ और डैड ने मुझे प्रॉमिस किया है कि वो मुझे डाउरी में 1 मिलियन भी देने वाले हैं। फिर तो ये बहुत ही खुश हो जाता है और कहने लगता है कि मैं तुमसे कब से शादी करना चाहता था और ये मेरा बहुत पुराना सपना था। तो फिर ये कहती है कि अगर तुम मुझसे शादी करना चाहते थे तो इस पागल लड़की को इतना भाव क्यों दे रहे थे। तो ये कहता है कि बिल्कुल नहीं, मेरे लिए तो हमेशा से ही तुम ही थी। तो फिर रैन कहती है कि तुम मुझे अपनी सिंसियरिटी प्रूव करके दिखाओ। तो फिर ये शाओ को पकड़ लेता है और कहता है कि अगर मैं इसके ऊपर गर्म पानी डालकर इसे जला दूँ तो फिर रैन खुश हो जाती है कि हाँ ये तो डैड को कुछ बता भी नहीं पाएगी, ये तो पागल है। फिर ये शाओ के ऊपर जैसे ही गर्म पानी डालने जा रहा होता है तो शाओ अपनी ट्रिक से इसे रोक देती है। तो फिर रैन और मैंग दोनों ही इस पर गुस्सा करने लग जाते हैं कि आखिर वो इन लोग के साथ ऐसा कैसे कर सकती है। रैन तो शाओ से कह देती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई है, तुम आखिर अपनी मॉम की तरह मर क्यों नहीं जाती हो। फिर शाओ याद करने लग जाती है कि जब वो छोटी थी तो उसकी मॉम ने उसके सामने ही बहुत सारी गोली खाकर अपनी जान ले ली थी। फिर यहाँ पे रैन शाओ को सुनाने लगती है कि तुम्हारी मॉम फर्स्ट वाइफ थी तो क्या हुआ, वो मेरी मॉम को हरा नहीं पाई और फिर उन्होंने खुद हार मान के अपनी जान ले ली थी। जब तुम्हारी मॉम हार गई तो तुम भी मुझसे हारोगी, तुम एक लूज़र हो। तुम्हारी रिचेस्ट फैमिली में शादी होने जा रही है तो क्या हुआ, वो बंदा तो डिसेबल है और वो जल्द ही मर जाएगा और तुम उससे शादी कर भी लोगी तो जल्द ही एक विडो बन जाओगी। ऐसा बोलकर इसके ऊपर हंस रही होती है। तो फिर शाओ से चिल्लाने लगती है कि तुम मेरी मॉम के बारे में ये सब मत बोलो और जियांग के बारे में भी नहीं, और मैं जियांग से शादी करूंगी, तुम आखिर क्या कर लोगी। तभी हम देखते हैं कि जियांग यहाँ पर व्हीलचेयर से आया होता है और वो ये सब सुन लेता है और अपने असिस्टेंट से कहता है कि शाओ मुझसे शादी करना चाहती है और ये वो खुद कह रही है। तो असिस्टेंट उससे कंफर्म करता है कि प्रेसिडेंट आपने बिल्कुल सही सुना है, मिस शाओ ने यही कहा कि वो आपसे शादी करना चाहती है। फिर तो जियांग बहुत ही खुश होने लगता है और तभी शाओ इसे देखकर इसके पास आ जाती है और उसे कहने लगती है कि यानी तुम ही जियांग हो, तुम तो कितने ज़्यादा हैंडसम हो और मेरी सिस्टर तो इतनी बड़ी ब्लाइंड है जो इसने तुम्हें रिजेक्ट करी, मुझे तुम बहुत ही पसंद हो और मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। और वो मन में सोचने लगती है कि अब मेरा रीबर्थ हुआ है तो मैं अपनी भी किस्मत बदलूंगी और जियांग की भी और इसकी जान बचा लूंगी। तभी जियांग से कहता है कि लेकिन मेरे पैर तो ठीक नहीं है ना, मैं डिसेबल हूँ। तो शाओ उसका पैर पकड़ के कहने लग जाती है कि मुझे तो लंबे पैर बहुत पसंद है। तभी यहाँ पर मैंग आकर इसे चिल्लाने लगता है कि आखिर पहले तो तुम मेरे पास थी और अब किसी और मैन के पास आकर इसी बातें कर रही हो। ओ लगता है तुम मेरा अटेंशन पाने के लिए सब कर रही हो। तो शाओ से कहती है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, तुम ना दिखने में ना फैमिली बैकग्राउंड में कोई भी चीज़ में अच्छी नहीं हो और जियांग के कंपैरिजन में कुछ भी नहीं हो। तो फिर जियांग शाओ को अपनी फीलिंग्स के बारे में बताने लगता है कि मैं तुम्हें 10 साल से लाइक करता हूँ, लेकिन मुझे लगा था कि तुम मैंग को पसंद करती हो और तुम दोनों डेट कर रहे हो, सिर्फ इस वजह से मैं पीछे हट गया था, लेकिन लगता है मैंने गलत सोचा था। तो फिर क्या तुम मुझे एक चांस दोगी, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ और तुम्हें ज़िंदगी भर प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। तो शाओ तुरंत ही उससे हाँ बोलती है और बहुत ही खुश हो रही होती है। तो इसकी स्टेप सिस्टर रैन आकर इसका मजाक उड़ाने लगती है और कहती है कि हाँ तुम दोनों की जोड़ी बहुत ही अच्छी है, एक डम है और एक डिसेबल है। और रैन के साथ मिलकर जियांग भी इन दोनों का मजाक उड़ा रहा होता है। तो जियांग का असिस्टेंट मैंग को एक थप्पड़ लगाता है और जियांग बताने लगता है कि ये पहला थप्पड़ इसलिए है कि तुमने शाओ की फीलिंग्स का मजाक उड़ाए हो और उसे धोखा दिए हो। तो शाओ ये देखकर खुश होने लगती है। फिर असिस्टेंट इसे एक और थप्पड़ लगाता है और जियांग बताने लगता है कि ये दूसरा थप्पड़ इसलिए है कि शाओ तुम्हारी मास्टर है और तुम सर्वेंट हो, तो तुम उसके ऊपर हाथ कैसे उठा सकते हो। तीसरा थप्पड़ इसलिए क्योंकि तुमने शाओ की तरह फ्रूड और एरोगेंट बिहेव करे। तो फिर मैंग से चिल्लाने लगता है कि तुम मुझे मार कैसे सकते हो और रैन भी उसके साइड लेते हुए जियांग को चिल्लाती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी फियांसी को मारने की, अगर मुझे मारने की हिम्मत करते ना तो मैं तुम्हें छोड़ती नहीं। तो फिर जियांग इशारा करता है और इसका असिस्टेंट रैन को भी 2 थप्पड़ लगा देता है। तो शाओ खुश होकर ताली बजाने लगती है और जियांग कहता है कि मेरे पास कुछ और काम नहीं है ना, तो इसलिए मुझे दूसरों की हेल्प करना पसंद है। फिर रैन यहाँ से रोते हुए चली जाती है और कहती है कि मैं तुम्हें बाद में देख लूंगी और उसके पीछे मैंग भी जाता है। और फिर शाओ यहाँ पर जियांग की तारीफ करने लगती है कि तुम तो कितने ज़्यादा अच्छे हो। जियांग अपने असिस्टेंट से कह देता है कि शाओ के लिए ब्राइड प्राइज का अरेंजमेंट करो। फिर जियांग की तरफ से उसका असिस्टेंट यहाँ पर ब्राइड प्राइज लेकर उस शाओ के घर पहुँच जाता है और सभी मेड ये देखकर बातें करने लग जाती हैं।
उन लोगों को लग रहा होता है कि ये सारी ब्राइड प्राइस रैन के लिए आई है, क्योंकि मिस्टर जियांग आखिर उस फूल से थोड़ी ना शादी करेंगे। तभी हम देखते हैं कि मिस्टर लू की सेक्रेटरी इनकी सारी बातें सुन रही होती है और वो उन्हें आकर इस बारे में सब बता देती है, जो कि कोई और नहीं शाओ के ग्रैंडपा है, यानी कि उसके मॉम के डैड। सेक्रेटरी उन्हें बताती है कि शाओ के डैड ने उसकी शादी किसी गरीब फैमिली में करवा दी है और अपनी वो मिस्ट्रेस की बेटी की शादी उस रिचेस्ट फैमिली में करवा दी है, और उसके लिए बहुत ज़्यादा ब्राइड प्राइस भी आई थी और वो लोग उसके साथ शादी करने के लिए बहुत ही खुश हैं। शाओ की ग्रैंडपा को ये जानने के बाद बहुत ही बुरा लगता है और वो कहते हैं कि मेरी बेटी उस लड़के पर इतना बिलीव करती थी कि वो मुझे छोड़कर उस लड़के के साथ रहने चली गई, और उस लड़के ने आखिर उसे धोखा दिया, और अपनी बेटी के साथ भी आज वो कितना गलत कर रहा है। लेकिन मैं अपनी ग्रैंड डॉटर के साथ ये सब गलत होने नहीं दूंगा। अब उस रिचेस्ट फैमिली को मेरी ग्रैंड डॉटर से शादी नहीं करनी है तो कोई बात नहीं, अब मैं अपनी बेटी के होने वाले नए हस्बैंड मैंग को अपना सक्सेसर बनाऊंगा और ये मेरी तरफ से उसका वेडिंग गिफ्ट होगा। फिर हम देखते हैं कि शाओ यहाँ वेडिंग ड्रेस में तैयार होकर बाहर आती है और वो रैन को दिखाने लगती है कि सिस्टर देखो मेरे लिए कितनी सारी ब्राइड प्राइस आई है। तो फिर रैन ये सारी चीज़ें देखकर शॉक हो जाती है और सोचती है कि आखिर इस फूल से शादी करने के लिए उसने इतनी सारी ब्राइड प्राइस भेजा है, लेकिन पिछली लाइफ में मुझे तो उसने कुछ भी नहीं दिया था। फिर ये उसके सारे कार्ड्स वगैरह उठा लेती है तो शॉक कहती है कि सिस्टर ये सब मत लो, ये सब मेरा है। तो रैन कहती है कि आखिर ये सब का क्या ही फ़ायदा, वैसे भी वो डिसेबल है और जल्दी मर जाएगा, तो तुम्हारे लिए तो ये सारी चीज़ें यूजलेस होगी। तो शाओ भी इसका मजाक उड़ाने लगती है कि सिस्टर हाँ तुम्हारे पास तो अच्छी पैर वाला हस्बैंड है और मेरे पास नहीं है तो क्या हुआ, लेकिन मेरे पास इतने सारे पैसे हैं जो कि तुम्हारे पास नहीं है। तो फिर रैन को गुस्सा आती है और वो शाओ को पुश कर देती है। इतने में यहाँ पर जियांग आया होता है और शाओ उसके ऊपर गिर जाती है और उसे सब बताने लगती है कि उसकी सिस्टर यहाँ पर सारी ब्राइड प्राइस लेने की कोशिश कर रही है। तो फिर ये कहता है कि तुम फिक्र मत करो, और फिर ये अनाउंस कर देता है कि अब से शाओ मेरी वाइफ है, तो उसकी जो इंसल्ट करेगा वो मेरी इंसल्ट करेगा। फिर सभी मेट्स को पता लगता है कि जियांग तो असल में यहाँ पर शाओ से शादी करने आया है, ना कि रैन से। फिर शाओ भी अपनी स्टेप सिस्टर रैन का मजाक उड़ाने लगती है कि मुझे तो लगता है कि तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं आने वाला है, देखो अभी तक तुम्हारा फियांसी कुछ ब्राइड प्राइस लेके नहीं आया। तो रैन कहती है कि वो ज़रूर आएगा, और फिर वो याद करती है कि उसने कल ही जाकर उसे 1 मिलियन का कार्ड दे दी थी ताकि वो ब्राइड प्राइस का अच्छा अरेंजमेंट कर दे ताकि इसका मजाक ना उड़े। फिर इतने में यहाँ पर मैंग पहुँच जाता है और वो खाली हाथ आया होता है। तो रैन ये देखकर शॉक होती है और उससे पूछती है कि ब्राइड प्राइस कहाँ पर है, मैंने तुम्हें 1 मिलियन का कार्ड भी दी थी ना, वो क्या करे तुमने। तो ये बताता है कि उससे मैंने अपने डैड का सारा कर्जा भर दिया हूँ। तो फिर ये से चिल्लाती है कि वो मेरे डैड की तरफ से डाउरी थी, आखिर वो तुम मुझसे बिना पूछे ऐसे कैसे खर्च कर सकते हो। तभी मेड ये सब सुनकर इसके ऊपर हंसने लगती है कि कौन आखिर अपनी ब्राइड प्राइस के लिए खुद ही पैसे देता है, लगता है बेचारी की लाइफ आगे चल के और भी ख़राब होने वाली है। फिर मैंग तो यहाँ नीचे बैठकर उसे माफ़ी मांगने लगता है और कहता है कि देखो अभी बस तुम सह लो, आगे चल के मैं बहुत मेहनत करूँगा और हम लोग अमीर हो जाएंगे। तो रैन भी मन में सोचती है कि हाँ बस अभी ये सब सह लूँगी तो आगे मैं बहुत ही अमीर हो जाऊँगी। फिर वो कहती है कि ठीक है ये लास्ट बारी तुम्हारी गलती में सह रही हूँ। और फिर मैंग कहता है कि चलो अब हम लोग चलते हैं। तभी 2 दिन जाने लगते हैं तो सभी मेड इन लोग से शादी का गिफ्ट मांगने लगते हैं। तो फिर मैंग कह देता है कि मेरे पास कोई पैसे नहीं है, मैं कुछ भी नहीं दे सकता हूँ। तो फिर यहाँ पर जियांग की तरफ से उसका असिस्टेंट बहुत सारे पैसे उड़ाता है और फिर मेड्स कोशिश जाती है और पैसे लेने लगती है, और तभी यहाँ पर मैंग भी ये पैसे लेने की कोशिश कर रहा होता है। तभी रैन इसे गुस्से में देखती है तो वो कहता है कि ये लो तुम ही ले लो। तो फिर ये बहुत ही गुस्सा होती है और शाओ यहाँ पर जियांग से कहती है कि चलो हम लोग चलते हैं। वो दोनों चले जाते हैं और यहाँ पर रैन को तो मैंग के ऊपर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आती है। इसके बाद वो उसके साथ उसके गरीब वाले घर में आ जाती है और उसे बहुत ज़्यादा गंदी स्मेल आ रही होती है कि आखिर ये कैसा घर है। मैंग उससे कहता है कि तुम तो जानती हो ना कि मेरी फैमिली की हालत ठीक नहीं है और तुमने अपनी मर्ज़ी से मुझे शादी करी हो, तो मुझ पर बिलीव रखो, आगे चल के हमारा सब अच्छा होगा। तो ये भी मन में खुश होती है कि हाँ बस अभी ये सब सहना है, आगे तो सब अच्छा ही होने वाला है। फिर दोनों अपनी वेडिंग नाइट मनाने जा रहे होते हैं और रैन याद कर रही होती है कि उसकी पिछली लाइफ में जब उसने जियांग के क्लोज होने की कोशिश करी थी तब उसने उसे रोक दिया था और उसे समझा दिया था कि तुम्हें मुझे हस्बैंड बोलने की ज़रूरत नहीं है, तुमने बस पैसों के लिए मुझसे शादी करी हो और तुम तो जानती हो ना मैं तो डिसेबल हूँ, तो मैं तुम्हें सेटिस्फाई नहीं कर सकता हूँ। इसलिए रैन यहाँ पर सोचती है कि मुझे पिछली लाइफ में ये खुशियाँ नहीं मिली तो क्या हुआ, अब ये खुशियाँ मैं एंजॉय करूँगी। फिर दोनों ही अपनी वेडिंग नाइट मनाने लगते हैं, पर यहाँ पर फिर रैन को बहुत ही गुस्सा आती है क्योंकि उसे पता लगता है कि ये तो बीमार है और इसकी कंडीशन ही ठीक नहीं है। फिर ये दोनों डिसाइड करते हैं कि हम ऐसे ही सो जाते हैं, और फिर दूसरी तरफ हम यहाँ पर शाओ को देखते हैं जो कि जियांग की क्लोज होने की कोशिश करती है और कहती है कि चलो अब सो जाते हैं। और वो तो मन में उसके साथ वेडिंग नाइट मनाने के सपने देख रही होती है।
अभी वो उसे रोकता है और कहता है कि तुम ये क्या कर रही हो, देखो आप सो जाते हैं। तो शाओ गुस्से में लेट जाती है और जियांग सोच रहा होता है कि आखिर मैं इसके बारे में ऐसा कैसे सोच सकता हूँ, ये तो अभी बच्चे टाइप की है। पर फिर शाओ उठ जाती है और कहने लगती है कि अब हमारी शादी हो गई है ना, तो हमें हस्बैंड और वाइफ वाला गेम खेलना चाहिए। तो फिर ये कहता है कि जब तुम बड़ी हो जाओगी ना तो हम ये गेम जरूर खेलेंगे, तो अभी सो जाओ। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग होती है, हम देखते हैं यहाँ पर मैंग रैन के लिए ब्रेकफास्ट लेकर आया होता है और वो इसे कहती है कि ये सब क्या है, वेजिटेबल्स, मैं ये सब खाऊंगी बिल्कुल भी नहीं। तुमने मुझसे शादी तो कर ली लेकिन इतना भी पैसा नहीं कमाया कि मुझे एक अच्छा खाना खिला सको। तो फिर मैंगी से कहता है कि तुम गुस्सा मत हो, देखो मेरे पास तुम्हारे लिए गिफ्ट है, और वो इसे एक रेड एनवलप देता है। तो फिर ये खुश होने लग जाती है कि पता नहीं इसके अंदर कितने ज़्यादा पैसे होंगे। फिर वो खोल के देखती है तो इसके अंदर बहुत सारे पेपर निकलते हैं और ये पढ़ती है कि उसके ऊपर इतना सारा पैसों का कर्जा है। फिर वो इसे चिल्लाने लगती है तो ये कहता है कि इतना गुस्सा मत हो, बस थोड़े से तो कर्जे हैं। तो रैन कहती है कि तुम इस थोड़ा सा कर्जा कह रहे हो, आखिर तुम कितने बेकार इंसान हो, इतने सारे पैसों का कर्जा है तुम्हारे ऊपर। तो मैं गुस्से में इसे मारता है और कहता है कि मेरे अंदर अब पेशेंस खत्म हो चुका है, आखिर मैं कितना सहूंगा तुम्हारा। तो फिर ये से और चिल्लाती है कि तुम एक सर्वेंट हो और तुमने मुझे मारा। तो फिर ये से और थप्पड़ लगाता है और कहता है कि मैं तुम्हें मारूंगा, तुम्हारे डैड की वजह से मेरे डैड की मौत हुई थी, तो तुम्हारी फैमिली की जिम्मेदारी बनती है मेरा कर्जा भरना, तो इसमें क्या बड़ी बात हो गई। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जियांग यहाँ पर शाओ को बहुत सारा अच्छा अच्छा खाना खिलाता है। तो वो इतना सारा भरपेट खाना खाने के बाद बहुत ही खुश हो रही होती है। तो वो कहता है कि क्या तुम्हें अपने घर पे इतना खाना नहीं मिलता था। तो बताने लगती है कि स्टेप मॉम कभी मुझे खाना नहीं दिया करती थी और मुझे रूम में भी लॉक कर दिया करती थी, लेकिन मेरी स्टेप सिस्टर अच्छी थी, वो मुझे डॉग का खाना दे दिया करती थी। तो फिर जियांग कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं उन लोगों से तुम्हारा बदला लूंगा। तो फिर ये मन में सोचती है कि अच्छी बात है, अब उन लोगों को सज़ा मिलेगी। दूसरी तरफ मैंग यहाँ पर रैन को मार ही रहा होता है। इतने में यहाँ पर शाओ की ग्रैंडपा की वो सेक्रेटरी आ जाती है सारे गार्ड्स को लेकर, और इन्हें देख के रैन डरने लगती है और कहती है कि प्लीज़ मुझसे कोई पैसे मत मांगना। तभी इसे ऐसे डरता हुआ देख कर सेक्रेटरी को लगता है कि ये पागल है, यानी कि ये शाओ होगी, मिस्टर लू की ग्रैंड डॉटर। फिर वो इन लोग को बताने लगती है कि ये आप लोग का इन्विटेशन लेटर है, 3 दिन बाद लू ग्रुप कंपनी के प्रेसिडेंट मिस्टर लू ने पार्टी रखी और आप लोगों को इनवाइट किया है। तो फिर रैन बहुत ही खुशी होने लगती है कि ये तो बहुत बड़ी पार्टी है। फिर सेक्रेटरी इन लोग को एक कॉन्ट्रैक्ट भी देती है और बताती है कि मिस्टर लू ने मिस्टर मैंग को अपना सक्सेसर बनाने का सोचा है, अपनी कंपनी उन्हें देने का। तो फिर मैंग बहुत ही खुश होने लगता है और रैन की तारीफ करता है और कहता है कि वाइफ तुम्हें कहीं ज़्यादा लगी तो नहीं, तुम तो मेरी लकी स्टार हो, तुम्हारी वजह से मेरा कितना अच्छा हो रहा है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जियांग के पास भी उसका असिस्टेंट यही पार्टी का इन्विटेशन लेटर लेकर पहुंचता है, और तभी इतने में जियांग को खांसी आ रही होती है और उसके मुंह से खून निकलता है। तो शाओ उसकी फिक्र करने लगती है और तुरंत ही उसका पल्स चेक करती है। तो उसे पता लग जाता है कि उसके पास बहुत ही कम टाइम बचा है और वो 3 दिन बाद मर जाएगा। तभी इसे कह रहा है कि मेरी फिक्र मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो ये कहती है कि नहीं, आप ठीक नहीं हो, आपके मुंह से खून आ रहा है, और मेरी मॉम के मुंह से भी ऐसे ही खून आया था और फिर वो मर गई थी और मुझे छोड़ कर चली गई थी। तो ये कहता है कि फिक्र मत करो, मैं नहीं मरूंगा। और वो मन में सोचता है कि अगर मैं मर भी गया तो भी मुझे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मैं मिरेकल डॉक्टर को ढूंढकर तुम्हारी बीमारी जरूर ठीक करवा दूंगा। तभी शाओ भी मन में सोच रही होती है कि बस मैं मिरेकल डॉक्टर को ढूंढकर तुम्हारी बीमारी ठीक करके रहूंगी और तुम्हें मरने नहीं दूंगी। फिर हम देखते हैं कि पार्टी वाला दिन आ जाता है और यहाँ पर मिरेकल डॉक्टर को भी इन्विटेशन मिला होता है। जैसे वो यहाँ होटल में आने लगते हैं तो सेक्रेटरी गार्ड उन्हें भिखारी समझ के रोकने लग जाते हैं, और तभी हम देखते हैं कि रैन भी मैंग को लेकर यहाँ पार्टी में आई होती है और वो दोनों भी यही डिस्कस कर रहे होते हैं कि उन्हें मिरेकल डॉक्टर को ढूंढकर उनसे बात करनी होगी ताकि वो मैंग की बीमारी को ठीक कर सके। मैंग बहुत ही इतराते हुए कहने लगता है कि अब तो मैं लू ग्रुप कंपनी का सक्सेसर बन गया हूँ, तो हमें मिरेकल डॉक्टर को मनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि वो खुद नील डाउन होकर मेरी बीमारी ठीक करने के लिए आएगा। फिर तभी इतने में सिक्योरिटी गार्ड मिरेकल डॉक्टर को पुश कर देते हैं और वो यहाँ पर गिरने वाले होते हैं। तभी वो रैन से टकरा जाते हैं। रैन बहुत ही चिल्लाने लगती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, और वो मास्टर को थप्पड़ी लगा देती है। तो मास्टर को भी गुस्सा आता है और वो इसे 2 थप्पड़ लगा के हिसाब बराबर कर लेते हैं। तो फिर रैन गुस्सा होने लग जाती है और मैंग से कहती है कि इस ओल्ड मैन को मार के सबक सिखाओ, इसने मुझे मारा है। तो फिर मैंग मास्टर को सबक सिखाने के लिए उनका हब छीन कर उसे के ऊपर पैर रख देता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी वाइफ को बुली करने की। तो मास्टर कहने लग जाते हैं कि बहुत ही कीमती हब था। तो फिर मैंग तो इन्हें और मारने भी लग जाता है, और जो सेक्रेटरी ने उसे जेट दी थी वो इन लोगों को दिखाते हुए बताता है कि मैं अब लू ग्रुप कंपनी का सक्सेसर हूँ, तो तुम लोगों को मेरी बात सुननी पड़ेगी। अभी इसी वक्त इस ओल्ड मैन को यहाँ से बाहर फेंको। जियांग के साथ शाओ भी आई होती है और वो मास्टर को देखते के साथ ही पहचान जाती है और उन्हें
मास्टर कहते हुए उठाने लग जाती है। हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि शाओ पिछली लाइफ में मिरेकल डॉक्टर की स्टूडेंट थी और वो उनसे सीख रही थी। तो फिर मास्टर ने उसे अपनी कल्टीवेशन पावर दे दिए थे और फिर वो मर भी गए थे। अब यहाँ पर जब वो मिरेकल डॉक्टर को मास्टर कह रही होती है और पूछती है कि क्या आप ठीक है, तो फिर मास्टर कहते हैं कि तुम मुझे मास्टर कैसे कह रही हो और तुम कौन हो, मैं तुम्हें नहीं जानता। तभी महंगी से कहने लगता है कि क्या तुम बस मेरा अटेंशन पाने के लिए सब कर रही हो। तो मैं तुम्हें बता दूं कि अब मैं इतना अमीर हो गया हूँ ना कि मैं तुम्हें देखूंगा भी नहीं। तो शाओ कहती है कि तुमने अपने आप को क्या समझा है जो मैं तुम्हें देखूंगी। फिर शाओ मास्टर से कहने लगती है कि आप फिक्र मत करो, मैं आप लोगों का इनसे बदला लेती हूँ। और वो जियांग से कहती है कि तुम मेरी हेल्प करो। तो फिर जियांग मैंग को चिल्लाता है कि तुम लोग की हिम्मत कैसी हुई एक ओल्ड मैन को बुली करने की, और हाँ तुम यहाँ क्या लू ग्रुप कंपनी का सक्सेसर बनने का प्रिटेंड कर रहे हो। तो फिर मैंगी से अपना जेट दिखाता है और कहता है कि अपनी आंखों से देख लो। तो फिर ये लोग भी शॉक होते हैं कि ऐसे कैसे। मास्टर भी सोचने लगते हैं कि आखिर मिस्टर लू ने इसे अपना सक्सेसर कैसे बना लिए। फिर मैंग इन लोग से कहने लगता है कि अब मैं इतना अमीर हो गया हूँ और यहाँ पर मेरे ऑर्डर्स चलेंगे, तो मेरी परमिशन के बिना तुम लोग को पार्टी में आने के लिए नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ मिस्टर जियांग, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें पार्टी में आने का मौका मिले तो तुम इस इडियट को डिवोर्स दे दो और मेरे सामने नील डाउन करके माफ़ी मांगो, फिर मैं तुम्हें अंदर आने दूंगा। तो फिर शाओ से चिल्लाती है कि तुम अपने आप को समझते क्या हो, पार्टी में से हमें नहीं बल्कि तुम लोगों को निकाला जाएगा। तो फिर रैन इस पर हंसने लगती है और वो शाओ से शर्त लगाती है कि चलो देख लेते हैं कि पार्टी में से किसे निकाला जाता है। और फिर मैंग और रैन मिलकर दोनों पार्टी में चले जाते हैं। जियांग शाओ से कहने लगता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं किसी को भी तुम्हें बुली करने नहीं दूंगा। तभी मास्टर भी शाओ की साइड लेते हुए कहने लगते हैं कि मैं भी तुम लोग के साथ हूँ। फिर शाओ यहाँ पर नील डाउन होकर मास्टर को बनाने लगती है कि वो उसे अपने स्टूडेंट की तौर पर एक्सेप्ट कर ले। तो फिर मास्टर मान जाते हैं कि वो इतनी अच्छी लड़की है, तो वो उसे अपनी स्टूडेंट बना लेते हैं। फिर शाओ बहुत ही खुश होती है और याद करती है कि पिछली लाइफ में तो उसने बहुत ज़्यादा ही मेहनत करी थी मास्टर को अपने आप को एक्सेप्ट करवाने के लिए, और इस लाइफ में वो इतनी ईजिली मान गए। फिर हम देखते हैं पार्टी में मैंग सभी के सामने अपना जेट दिखाकर बता रहा होता है कि मैं मिस्टर लू का सक्सेसर हूँ और तुम लोग को अब मेरे ऑर्डर्स मानने पड़ेंगे। तो फिर जेट देखने के बाद ये सभी लोग उसे ग्रीट करने लगते हैं। पर तभी शाओ और जियांग यहाँ पार्टी में आ जाते हैं और शाओ सभी को बताने लगती है कि ये तो बस एक ड्राइवर का बेटा है और तुम लोग इसी मिस्टर लू का सक्सेसर मत मानो, इसने कहीं से वो जेट चुरा के लाया होगा। तो फिर ये लोग उसे चिल्लाने लगते हैं कि तुम हमें फूल बना रहे थे। तो फिर ये लोग शाओ को चिल्लाने लगते हैं और उसे डम कहते हुए पार्टी में से निकलवाने की बात कर रहे होते हैं। तो जियांग इन लोग से कहता है कि तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरी वाइफ को बाहर निकलवाने की कोशिश करने की। तो फिर ये लोग फिर जियांग से माफ़ी मांगते हैं और कहते हैं कि हमें नहीं पता था कि ये आपकी वाइफ है, ऐसी बात है तो हम इसे थोड़ी ना यहाँ से निकलवाएंगे। तो फिर मैंग भी कहने लग जाता है कि मैं सच कह रहा हूँ और ये जेट भी असली है और तुम लोग इस डम्प लड़की की बातों पर यकीन कर रहे हो। तो चलो मैं तुम लोग को प्रूफ देने के लिए यहाँ पर मिस्टर लू की सेक्रेटरी को ही बुला लेता हूँ, वो सभी को बता देगी कि मैं सच कह रहा हूँ या नहीं। और फिर मैंग तुरंत ही मिस्टर लू की सेक्रेटरी को कॉल करके उसे 10 सेकंड में यहाँ पर आने के लिए बोलता है। फिर वो तो तुरंत ही यहाँ पर पहुँच जाती है और मैंग के कहने पर वो सभी को बताने लग जाती है कि हाँ वो मिस्टर लू की कंपनी का सक्सेसर है। फिर मैंग और एंड खुश होने लगते हैं कि देखा हमने कहा था ना, और अब हमने प्रूफ करके भी दिखा दिया। फिर सभी लोग भी इन लोग पर ही बिलीव कर रहे होते हैं। तभी यहाँ पर जियांग सवाल करता है सेक्रेटरी से कि अगर तुम सच में मिस्टर लू की सेक्रेटरी हो तो तुम ये तो जानती होंगी ना कि मिस्टर लू की ग्रैंड डॉटर कौन है जिसके हस्बैंड के नाम पर उन्होंने अपनी कंपनी को दे दिए। तो फिर सेक्रेटरी कहती है कि ऑफ कोर्स है कि वो तो मैं जानती हूँ, और फिर वो मिस्टर लू की ग्रैंड डॉटर का नाम शाओ बताती है। तो शाओ फिर एक्टिंग करते हुए कहने लगती है कि शाओ तो मैं हूँ ना, और यानी कि मिस्टर लू की ग्रैंड डॉटर मैं हुई, तो फिर मेरा हस्बैंड मिस्टर लू की कंपनी का सक्सेसर होना चाहिए। तो फिर आखिर ये लोग कौन है। तो फिर सेक्रेटरी को भी शौक लग रहा होता है और वो इन लोग से पूछती है कि तुम लोग कौन हो। तो यहाँ पर मैंग तो शौक हो जाता है कि काश मैंने इस लड़की से नहीं बल्कि शाओ से शादी किया होता, फिर तो मैं इतना अमीर हो जाता, लेकिन इससे शादी करके तो मैं फंस गया हूँ। तभी रैन सोचती है कि मिस्टर लू ने अपनी ग्रैंड डॉटर को देखे थोड़ी ना होंगे और ये तो पागल है, तो ये थोड़ी ना सच सभी को बता पाएगी, तो अगर मैं एक्टिंग कर लूँ तो फिर मैं इसकी जगह ले सकती हूँ। फिर यहाँ पे रैन पागल होने की एक्टिंग करने लगती है और सेक्रेटरी को बताती है कि मैं ही शाओ हूँ। मैंग भी समझ जाता है कि वो एक्टिंग कर रही है, तो ये भी उसका साथ देने लगता है और उसे वो शाओ के नाम से बुला रहा होता है और दोनों ही जन मिल के प्रिटेंड करने लगते हैं
और रैन शाओ के जैसी पागल बनने की खूब ज़्यादा एक्टिंग कर रही होती है। तो शाओ भी सोचने लगती है कि ये तो मुझसे भी ज़्यादा एक्टिंग बाज निकली। फिर ये जानबूझ के पेस्ट्री वगैरह को नीचे गिरा देती है और कहने लगती है कि शैन फैमिली की जो पागल बेटी शाओ है उसके बारे में रूमर फैली हुई है कि वो तो इतनी बड़ी पागल है कि गिरा हुआ खाना भी डॉग्स के साथ मिलकर खाने लगती है। तो फिर ये सुनने के बाद रैन तुरंत यहाँ पर एक्टिंग करने के लिए नीचे गिरे हुए पेस्ट्री को उठाकर खाने लगती है। तो इसे देखकर शाओ को भी हंसी आती है। तो फिर सेक्रेटरी सच में यकीन कर लेती है कि रैन ही सच में शाओ है और फिर वो इन लोग को चिल्लाने लगती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी मिस को बुली करने की। तो फिर शाओ बताती है कि ये एक्टिंग कर रही है और असली ग्रैंड डॉटर मैं हूँ मिस्टर लू की। फिर यहाँ पे मिरेकल डॉक्टर को देखकर सेक्रेटरी उन्हें अच्छे से ग्रीट करने लगती है। तो फिर मैंग फिर से शॉक हो जाता है कि ये सच में मिरेकल डॉक्टर है और मैंने तो इनकी बेइज्जती कर दिया। आखिर अब मैं इनसे अपनी बीमारी को ठीक करने के लिए कैसे पूछूंगा। फिर मास्टर यहाँ पर सेक्रेटरी को सजेस्ट करने लगते हैं कि तुम्हें मिस्टर लू को यहाँ पर बुलाना चाहिए ताकि वो खुद ही अपनी ग्रैंड डॉटर को पहचाने। सोचो अगर तुमसे गलती हो गई ना तो फिर तुम भी नहीं बचोगी। तो फिर ये तुरंत ही चेयरमैन को कॉल करती है यानी कि मिस्टर लू को, पर वो इसे कह देते हैं कि ये छोटी चीज़ें तुम खुद ही डील करो। तो फिर सेक्रेटरी कह देती है कि चेयरमैन ने कह दिया है कि मैं ये सब हैंडल करूँ। तभी यहाँ पर मैंग आकर कहता है कि मेरी वाइफ सच में शाओ है और आप लोग आखिर बिलीव क्यों नहीं कर रहे। तो फिर जियांग और शाओ मिलकर आइडिया देने लगते हैं कि क्यों ना हम लोग यहाँ पर रैन और शाओ के मॉम डैड को ही बुला लेते हैं ताकि फिर वो लोग पहचान लेंगे कि असल में शाओ कौन है और रैन कौन है। तो फिर रैन डरने लगती है कि अगर मॉम डैड यहाँ पर आ गए तो सभी को पता लग जाएगा कि मैं एक्टिंग कर रही थी। फिर ये और मैंग मिलकर यहाँ से बीमार होने का बहाना करके जाने लगते हैं। शाओ रोकते हुए कहती है कि यहाँ पर तो मिरेकल डॉक्टर है ना, तो ये तो शाओ को ठीक कर देंगे। और फिर मिरेकल डॉक्टर यहाँ मोटी सी सुई निकालते हैं और कहते हैं कि हाँ मैं इसे लगाते ही इसका पागलपन ठीक कर दूंगा। तो फिर रैन कहती है कि नहीं नहीं मैं ठीक हो चुकी हूँ और वो यहाँ से जाने लगती है। तभी इतने यहाँ पर इसकी मॉम आ जाती है और इससे बात करने लगती है। तो फिर सभी को रैन की असलियत पता लग जाती है कि वो बस एक्टिंग कर रही थी। फिर रैन की पोल खुलने के बाद रैन को बहुत गुस्सा आती है और ये शाओ को चाकू मारने के लिए फिर से जाती है, पर तभी जियांग सामने आकर शाओ को बचा लेता है और उसे चोट लग जाती है और वो बेहोश हो जाता है। तो यहाँ पर शाओ उसकी फिक्र करते हुए मास्टर से कहने लगती है कि आपके पास लाइफ सेविंग पिल है ना, प्लीज़ आप मुझे दे दो, मुझे अपने हस्बैंड को ठीक करना है। तो फिर मास्टर इसे दे देते हैं, पर तभी ये पिल को मैंग ले लेता है और कहता है कि तुम आखिर इतनी ठीक कैसे हो, तुम तो पागल थी ना, या फिर तुम ये सब बस एक्टिंग कर रही थी मुझे हार्म करने के लिए। तो शाओ मान जाती है कि हाँ मैं ये सब एक्टिंग कर रही थी और ये पिल मुझे दे दो। तो ये नहीं मानता है और कहता है कि नील डाउन होकर मुझसे भीख मांगो फिर मैं शायद दे दूंगा। तो फिर ये तुरंत ही नील डाउन हो जाती है और सब याद करने लगती है कि जियांग ने पहले बचपन में उसकी जान बचाया था और फिर वो उसकी इतनी केयर भी कर रहा था। फिर ये सब याद करते हुए वो इसे भीख भी मांगने लगती है कि प्लीज़ मुझे ये पील दे दो। तो फिर मैंग को बहुत ही गुस्सा आती है और वो इसे कहता है कि तुम इसके लिए इतना सब कुछ कर रही हो, फिर तो मैं बहुत ही जेलस हो चुका हूँ और अब मुझे रिग्रेट हो रहा है कि आखिर मैं तुमसे ही शादी क्यों नहीं किया। तो अब मैं तुम्हें भी इस बात का रिग्रेट करवाऊंगा। और फिर वो इसे पकड़ के इसके सामने ही पील के ऊपर पैर रखकर उसे खराब कर देता है और कहता है कि अब तो लाइफ सेविंग पील भी गया और तुम्हारी जियांग की जान भी गई, तो अब तुम्हारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, तुम्हारे पास सिर्फ मैं ही बचा हूँ। पर फिर तभी यहाँ पर मिस्टर लू आ जाते हैं और रैन उन्हें देखकर उनकी ग्रैंड डॉटर बनने की एक्टिंग करती है। पर तभी वो उसे चिल्लाते हैं और सभी को इस बारे में बता देते हैं कि उनकी असली ग्रैंड डॉटर कोई और नहीं बल्कि शाओ है। फिर तो सभी लोग को शौक लगता है और शाओ यहाँ पर अपने ग्रैंडपा को हक कर रही होती है और वो उसे कहते हैं कि अब मैं इन सब से तुम्हारा बदला लूँगा। और वो शाओ से पूछते हैं कि आखिर तुम्हें कौन कौन परेशान कर रहा था मुझे बताओ। तो फिर ये सब बताने लगती है कि वो मैंग की फैमिली को भी सबक सिखाए और साथ ही साथ उसकी शैन फैमिली को भी और उन सभी को बैंकरप्ट कर दे। तो फिर शाओ की स्टेप मॉम कहने लगती है कि हम तो फैमिली है ना, तो तुम हमारे बारे में ऐसा कैसे बोल सकती हो। तो फिर शाओ कह देती है कि अगर आप जैसी फैमिली किसी के पास हो ना तो फिर मुझे ऐसी फैमिली नहीं चाहिए। फिर इसकी स्टेप मॉम जाकर इसके डैड को बताने लगती है कि देखो तुम्हारी बेटी यहाँ पर क्या कर रही है। तो वो इसे ही थप्पड़ लगाते हैं और चिल्लाने लगते हैं कि तुम्हारे सारे काम के बारे में ना मुझे पता लग चुका है। तो फिर स्टेप मॉम इन्हें चिल्लाती है कि तुमने अपनी बेटी को मारने के बजाय मुझे मारा। तो ये कहते हैं कि अब मैं तुम्हें सिर्फ मारूंगा ही नहीं बल्कि जेल भी भेजूंगा। अब मेरे पास तुम्हारे खिलाफ सारे एविडेंस है कि तुम इतने सालों से मेरी बेटी को पागल करने की दवा खिला रही थी। तो अब ये रिपोर्ट देखकर नहीं मान रही होती है और कहती है कि क्या पता ये फेक रिपोर्ट होंगी। तो फिर तो शाओ कहती है कि आपको एविडेंस चाहिए ना, तो एविडेंस मैं खुद हूँ, मैंने अपनी आंखों से आपको मेरे दूध में दवा मिलाते हुए देख ली थी और आप ये मुझे पागल करने के लिए कर रही थी। और फिर शाओ के डैड उसकी स्टेप मॉम को जेल में डालने के लिए लेकर जाते हैं
और फिर शाओ यहाँ पर अपने ग्रैंडपा को मैंग और रेन से भी डील करने के लिए बोल रही होती है। तो मैंग तुरंत ही माफ़ी मांगने लगता है और कहता है कि मैं बस इस चुड़ैल की बातों में आ गया था, इसलिए मुझे माफ़ कर दो, और मिस्टर लू मैं तो आपका ग्रैंड सन इन लॉ हूँ। और फिर ये शाओ से भी माफ़ी मांगने लगता है और कहता है कि हम लोग फिर से स्टार्ट ओवर करते हैं और तुम मुझे मेरी गलतियों के लिए माफ़ कर दो, मैं वापस ऐसा नहीं करूँगा। तो शाओ इसे दूर करती है और कहती है कि क्या तुमने मुझे पागल समझा हुआ है। फिर यहाँ पे रेन भी इससे माफ़ी मांगने लगती है और कहती है कि मैं तुम्हारी सिस्टर हूँ ना, तो मेरे साथ ऐसा मत करो। तो शाओ कहती है कि अच्छा, तो तुम्हें अब याद आ रहा है कि मैं तुम्हारी सिस्टर हूँ। फिर यहाँ पर वो मास्टर भी कह देते हैं कि वो कोई मैंग का ट्रीटमेंट नहीं करने वाले और मिस्टर लू इन दोनों को सजा देकर चले जाते हैं कि अब तो वो लोग बचने वाले नहीं हैं और दोनों को ही अरेस्ट कर लिया जाएगा। फिर इसके बाद शाओ अपने मास्टर को बुलाकर जियांग का ट्रीटमेंट करवाती है और उसे होश आ जाता है। तभी यहाँ पर मास्टर उसका जेड पेंडेंट देखकर पूछते हैं कि उसे ये किसने दिया था। फिर वो याद करने लगता है और हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि जब वो छोटा था और अपने मॉम डैड के साथ कार से कहीं पर जा रहा था, तभी उन लोग का एक्सीडेंट हो गया था और उसके मॉम डैड वहाँ पे ही मर गए थे। ये मास्टर को बताता है कि इस जेट की वजह से ही मैं आज जिंदा हूँ। तो फिर मास्टर उसे बताते हैं कि एक्चुअल में इस जेट की वजह से उसकी जान को खतरा है और किसी ने असल में उसकी जेट को बदल दिया है। तो फिर ये कहता है कि मैं समझ गया हूँ, इन सब के पीछे मेरे अंकल का हाथ है, उन्हीं ने कुछ किया होगा। फिर नेक्स्ट सीन में हम यहाँ जियांग के अंकल को देखते हैं जो कि जियांग को रास्ते से हटाकर उसकी पूरी फैमिली प्रॉपर्टी लेने के सपने देख रहे होते हैं और प्लानिंग वगैरह कर रहे होते हैं। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि मास्टर यहाँ पर शाओ और जियांग के साथ मिलकर मज़े में लंच कर रहे होते हैं और जियांग यहाँ पर उन्हें थैंक्स कर रहा होता है कि उन्होंने उसकी जान बचा ली है। तो फिर मास्टर कहते हैं कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, हाँ लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट है, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे स्टूडेंट का अच्छे से ख्याल रखो। तो फिर जियांग कहता है कि मास्टर आपको ये बोलने की ज़रूरत ही नहीं थी, ये मेरी वाइफ है और इसका तो मैं अच्छे से ख्याल रखूँगा ही। फिर शाओ मास्टर को मनाने लग जाती है और कहती है कि मास्टर ये तो आपकी चुटकियों का खेल है ना, तो क्यों ना आप जल्दी से मेरे हस्बैंड जियांग को ठीक कर दो। तो मास्टर पहले जियांग का चेक करने लगते हैं और जैसे ही वो उसे टच करते हैं तो फिर जान जाते हैं और इन लोग को बताते हैं कि उसके पैर कभी ठीक नहीं होंगे और वो कभी चल नहीं पाएगा। तो फिर शाओ ये सुनकर अपसेट हो रही होती है और वो जल्दी से मास्टर के मुंह में बन डाल देती है और कहती है कि मास्टर कोई और रास्ता तो होगा ही, आप अच्छे से सोचो। फिर यहाँ पर असिस्टेंट तो रोने लग जाता है, तो शाओ से भी चुप कराती है कि तुम रो मत। मास्टर कहने लगते हैं कि सच में कोई रास्ता नहीं है। तभी इतने में जियांग कहने लगता है कि कोई बात नहीं, वैसे भी मैंने भी ये एक्सपेक्टेशन कभी नहीं रखा हूँ कि मैं ठीक हो सकता हूँ और वापस खड़ा हो पाऊँगा। और फिर ये मास्टर और शाओ दोनों से कह देता है कि मैं थक गया हूँ तो मैं रूम में जा रहा हूँ रेस्ट करने के लिए। और फिर वो यहाँ रूम में आने के बाद डिवोर्स एग्रीमेंट तैयार करवा लेता है और सोच रहा होता है कि मैं शाओ के लायक का नहीं हूँ, मैं डिसेबल हूँ और मैं उसे कोई खुशियाँ भी नहीं दे सकता हूँ। तभी इतने में शाओ यहाँ रूम में आ जाती है और ये जल्दी से अपने आंसू पोंछ लेता है और फिर उसे कह रहा है कि हम डिवोर्स ले लेते हैं। तभी हम देखते हैं मास्टर और असिस्टेंट को जो कि दरवाजे के बाहर कान लगाकर इन लोग की बातें सुनने की कोशिश करते हैं। फिर शाओ ये डिवोर्स एग्रीमेंट और प्रॉपर्टी एग्रीमेंट देखकर उसे सुनाने लगती है और कहती है कि लगता है तुम बहुत ज़्यादा महान बनने की कोशिश कर रहे हो, जो तुम मुझे डिवोर्स भी दे रहे हो और साथ ही साथ अपनी प्रॉपर्टी भी मेरे नाम पर कर रहे हो, लेकिन तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, अब मैं ठीक हो चुकी हूँ तो तुम मुझे छोड़ना चाह रहे हो। तो फिर जियांग से समझाता है कि अब मैं एक यूजलेस पर्सन बन चुका हूँ, तो मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं मेरी वजह से तुम्हारी लाइफ भी ख़राब करूँ। तो शाओ कह देती है कि मैं डिवोर्स के लिए एग्री नहीं कर रही हूँ और वो इस एग्रीमेंट को फाड़ देती है। और तभी इतने में मास्टर और असिस्टेंट मिलकर दरवाज़ा खोलकर इन दोनों को देखने लगते हैं और शाओ यहाँ पर जियांग को किस कर रही होती है और फिर उसे कहती है कि अगर मैं कह दूँ कि मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली हूँ और तुम चाहे जैसे भी रहो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगी और ज़िंदगी भर तुमसे डिवोर्स नहीं लूँगी जब तक मैं वीडियो नहीं हो जाती, तो बताओ तुम क्या करोगे। तो फिर जियांग भी यहाँ पर शाओ को किस करने लगता है और तभी इतने में मास्टर और असिस्टेंट मिलकर इतना खुश हो जाते हैं कि वो लोग अंदर आ जाते हैं और फिर ये दोनों डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो फिर असिस्टेंट कहता है कि बॉस हम लोगों ने कुछ भी नहीं देखा और आप लोग फिर से अपना कंटिन्यू कर सकते हैं। और फिर मास्टर भी कहने लगते हैं कि मैं इन सब चीज़ों में बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस हूँ, तो तुम लोग को शर्माने की ज़रूरत नहीं है, उल्टा मैं तो चाहता हूँ कि तुम लोग जल्दी से मुझे एक ग्रैंडसन दे दो। फिर शाओ जियांग को अपसेट देखकर उसे समझाने लगती है कि तुम इस बात की बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं हूँ ना, मैं तुम्हारे पैर ठीक करके रहूँगी, तो बताओ तुम्हें मुझ पर बिलीव है कि नहीं। तो जियांग कहता है कि मुझे तुम पर बिलीव है। फिर शाओ यहाँ से मास्टर और असिस्टेंट को रूम से बाहर निकाल कर जियांग के पैर का चेकअप करने लगती है और उसे वो नीडल वगैरह लगा कर देख रही होती है कि उसके पैर कितने फील कर सकते हैं और कितना नहीं। और फिर हम देखते हैं कि शाओ जियांग को ठीक करने के लिए अलग अलग ट्रीटमेंट के तरीके में लग जाती है और काफ़ी सारी बुक्स वगैरह पढ़कर सीखने भी लगती है कि वो कैसे जियांग के पैर ठीक कर सकती है। वो काफ़ी चीज़ें आजमाती है
और अपनी पूरी मेहनत कर रही होती है जियांग को ठीक करने के लिए। पर फिर वो सोच में होती है कि आखिर इतना सब कुछ करने के बाद भी वो ठीक क्यों नहीं हो पा रहा है, कहाँ पर गड़बड़ी जा रही है। फिर जियांग भी ये देख रहा होता है कि शाओ उसके लिए कितना कुछ कर रही है और वो इतनी सारी स्टडी वगैरह भी कर रही है। फिर शाओ भी मास्टर से पूछने लगती है कि आखिर मेरी इतनी सारी नॉलेज गेन करने के बाद भी मैं कुछ कर क्यों नहीं पा रही हूँ। मास्टर भी देख रहे होते हैं कि वो कितनी मेहनत कर रही है। वो उसे समझाने लगते हैं कि उसने 3 दिन तक ना कुछ खाई है और ना सोई है, ऐसे तो उसकी हेल्थ ख़राब हो जाएगी। फिर मास्टर यहाँ पर शाओ की हेल्प करने के लिए उसे अपनी सारी कल्टीवेशन पावर देने लग जाते हैं। तो वो शाओ याद करती है कि पिछली लाइफ में भी वो उसे ऐसे ही अपनी मैजिक पावर्स दे रहे थे, तभी तो उनकी जान चली गई थी और वो मर गए थे। तो वो यहाँ पर मास्टर को रोक देती है कि वो ऐसा ना करे और वो मास्टर को समझाती है कि वो उन्हें ठीक दिखना चाहती है और वो उनकी स्टूडेंट है, तो वो ऐसा बिल्कुल नहीं चाहेगी कि उन्हें कुछ हो। तो फिर मास्टर तो बहुत ही खुश होते हैं। तभी इतने में शाओ को चक्कर आने लगता है और वो बेहोश होने लगती है। ये देखकर जियांग उसकी बहुत फिक्र करता है और वो तुरंत ही उसके पास भागकर यहाँ पर आता है, उसे गिरने से बचाता है। तभी शाओ ये देखकर शॉक हो जाती है कि तुम खड़े हो गए हो। फिर यहाँ पर असिस्टेंट और मास्टर भी खुश होने लगते हैं और जियांग भी कहता है कि मैं खड़ा हो सकता हूँ, मैं ठीक हो गया। फिर मास्टर बताते हैं कि ये सब तुम दोनों की प्यार की ताकत है। फिर शाओ यहाँ पर बेहोश हो रही होती है तो जियांग उसे उठा लेता है और मास्टर कहते हैं कि तुम इसे रूम में लेके जाओ, इसे अच्छे से रेस्ट करने की ज़रूरत है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि जब शाओ की नींद खुलती है तो वो जियांग को बताने लगती है कि मैंने कितना अच्छा सपना देखी और सपने में मैंने तुम्हारे पैर ठीक कर ली थी। तो फिर वो उसे गुड न्यूज़ देता है कि ये सपना नहीं बल्कि सच है। तो फिर बहुत ही खुश जाती है कि मैंने सच में तुम्हारे पैर ठीक कर दी। तो जियांग कहता है कि हाँ, तो अब बताओ मैं तुम्हारा थैंक यू करने के लिए तुम्हें क्या दूँ। शाओ कहती है कि क्या अब हम वो हस्बैंड और वाइफ वाला गेम खेल सकते हैं। तो जियांग इसके लिए मान जाता है और उसे किस करने लगता है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि शाओ जियांग के साथ मिलकर अपनी बर्थडे पार्टी में गई होती है जो कि उसके ग्रैंडपा ने अरेंज करी। दोनों जैसे यहाँ पर पार्टी में पहुँचते हैं तो जियांग को उसके अंकल देख लेते हैं और वो जियांग को ऐसे खांसते हुए देखकर उसके मुंह से खून निकलते हुए देख लेते हैं और पूछते हैं कि कहीं तुम्हें टीबी की बीमारी तो नहीं हो गई है। तो फिर शाओ ने चिल्ला दी है कि आप कुछ भी बकवास मत करो, मेरा हस्बैंड बिल्कुल ठीक है। तो फिर अंकल कहते हैं कि अच्छा, तो यही वो तुम्हारी पागल वाइफ है। और फिर वो इन दोनों का ही मजाक उड़ाने लगते हैं और सिक्योरिटी गार्ड से कहते हैं कि इन दोनों को यहाँ से बाहर फेंको। तो शाओ इनका हाथ मोड़ देती है। तो भी अंकल कहने लगते हैं कि तुम लोग को पता भी है ये किसकी बर्थडे पार्टी है, रिचेस्ट मैन की ग्रैंड डॉटर की, तो तुम जैसे लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तो शाओ कहती है कि अंकल अगर आपको मार ना खाना हो ना तो मेरे हस्बैंड के बारे में दोबारा ये सब चीज़ें मत बोलना। तो फिर जियांग के अंकल उसे कहने लग जाते हैं कि देखो तुम्हारी वाइफ मेरे बारे में क्या क्या बोल रही है। तो जियांग कहता है कि अंकल आपने खुद ही ये सब करें तो आप सुनना भी तो पड़ेगा। तो फिर अंकल कहते हैं कि रुको, अभी जैसे यहाँ पर मिस्टर लू की ग्रैंड डॉटर आएंगी ना तो मैं उन्हें तुम्हारे बारे में कंप्लेन करूँगा और फिर वो तुम लोग को पार्टी में से निकाल देंगी। तो शाओ कहती है कि आपको पता भी है मैं कौन हूँ। तो अंकल कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ, तुम शैन फैमिली की डॉटर हो ना और तुम्हारे डैड ने तुम्हारी मॉम को चीट किया और मिस्ट्रेस लेकर आ गया। तभी इतने में यहाँ पर मिस्टर लू की सेक्रेटरी आ जाती है और फिर ये उसे बताने लगता है कि देखो ये दोनों यहाँ पार्टी में कैसे हंगामे कर रहे हैं, इन्हें यहाँ से बाहर निकाल दो। तो सेक्रेटरी इसे थप्पड़ मार के चिल्लाती है कि तुम्हें पता भी ये लोग कौन है। तभी शाओ से इशारा करती है तो फिर सेक्रेटरी सच नहीं बताती और अंकल पूछता है कि क्या ये तुम्हारे रिलेटिव्स हैं। तो फिर सेक्रेटरी कहती है कि हाँ और फिर शाओ यहाँ से सेक्रेटरी को बाहर भेज देती है कि तुम जाओ मैं इन लोग से डील कर लूँगी। फिर इसके बाद जियांग तो यहाँ पर खड़ा हो जाता है और वो शाओ के लिए बहुत सारे महंगे महंगे गिफ्ट मंगाता है उसे देने के लिए। तो फिर ये अंकल इसे बातें सुनाने लगता है कि निफियो आखिर तुम इसे क्यों बर्थडे गिफ्ट दे रहे हो, यहाँ पर तो मिस्टर लू की ग्रैंड डॉटर की बर्थडे पार्टी है और देखो मैंने कितने सारे गिफ्ट मंगाए हो मिस्टर लू की ग्रैंड डॉटर के लिए। जियांग कहता है कि आपके पास जो भी चीज़ें हैं ना वो सब मेरी डैड का है, वो तो उन्होंने तरस खा के आपको 20% शेयर दे दिए थे, पर आपको उतना से पेट नहीं भरा तो आपने मेरे मॉम डैड को मारने के लिए उनका कार एक्सीडेंट करवा दिया, पर फिर भी मेरी जान बच गई तो आप मुझे भी मारने के पीछे पड़े हुए हैं ताकि आप सारी प्रॉपर्टी ले सको, लेकिन आप इस चीज़ में कामयाब नहीं हो पाएंगे। तो फिर ये अंकल मान जाता है कि ठीक है मैं तुम्हारी फैमिली प्रॉपर्टी नहीं लूँगा और मैं फैमिली के साथ रिश्ता ही तोड़ दूँगा। तो फिर जियांग कहता है कि ठीक है फिर आप कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करो। तो फिर अंकल साइन भी कर देते हैं और बहुत ही खुश होने लगते हैं कि अगर उन्होंने मिस्टर लू की ग्रैंड डॉटर को खुश कर दिया उसे गिफ्ट देकर तो फिर मिस्टर लू के साथ वो काम करके काफ़ी अमीर हो जाएगा। फिर तभी इतने में शाओ के ग्रैंडपा यानी कि मिस्टर लू यहाँ पर पहुँच जाते हैं और वो स्टेज पर जाकर अनाउंस करने लगते हैं कि मैं अपनी ग्रैंड डॉटर को यहाँ पर बुलाता हूँ। तो शाओ जैसे स्टेज पर जाती है तो ये अंकल तो शॉक रह जाता है और शाओ ने समझा देती है कि अब आपका कोई फ़ायदा नहीं है और वैसे भी आप तो इतने ओल्ड हैं और मेरे पास तो हस्बैंड भी है जो कि इतना हैंडसम है, तो आपने सोचा भी कैसे कि मैं आपसे खुश होंगी।
और वैसे आपकी एज तो मेरे अंकल वाली है, लेकिन अब आपका जियांग की फैमिली के साथ कोई रिश्ता ही नहीं रहा है। फिर अंकल को बहुत ही गुस्सा आती है कि उनकी सारी मेहनत बेकार गई। फिर वो यहाँ पर इन लोग को बॉटल फेंक कर मारने को करते हैं, पर तभी जियांग बीच में आकर शाओ को बचा लेता है। फिर शाओ घर आने के बाद जियांग की पीठ पर मेडिसिन लगा देती है। फिर दोनों यहाँ पर अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। फिर कुछ महीने ऐसे ही बीत जाते हैं और इन लोगों को गुड न्यूज़ मिलती है कि शाओ प्रेग्नेंट हो चुकी है। और फिर हम देखते हैं कि मैंग यहाँ भिखारी बन चुका होता है और वो रोड पर भीख मांग रहा होता है। तभी वो इतने में शाओ को देख लेता है और उसे अब और उसका भी रीबर्थ हुआ है और उसे पिछली लाइफ की सारी चीज़ें याद आ जाती है। इसलिए वो शाओ को सबक सिखाने के लिए उसे किडनैप कर लेता है और यहाँ पर उसने पहले से ही रैन को भी पकड़ के रखा होता है और वो शाओ को दिखाता है कि उसकी स्टेप सिस्टर तो पूरी पागल हो चुकी है। और वो शाओ से कहने लगता है कि तुम्हें चुपचाप से मुझसे शादी करनी चाहिए थी, तो मैं ये सब नहीं करता। फिर ये से कह देता है कि तुम जियांग से बोल दो कि तुम उसे डिवोर्स लेने वाली हो, तो फिर मैं उसकी जान छोड़ दूंगा। तो फिर ये मान जाती है और उसे कॉल करके कह देती है। तभी जियांग तो यहाँ पर उसका लोकेशन पता करवाने के लिए अपने सारे लोगों को लगा देता है और फिर वो यहाँ पर पहुँच जाता है शाओ को बचाने के लिए। पर मैंग ने यहाँ पे रैन को पहले से ही बताया होता है कि जब तुम्हारा मन करे तो 10 तक नंबर काउंट करने के बाद ये बटन दबा देना, फिर बहुत ही मजा आएगी। फिर रैन तो यहाँ बहुत बड़ी पागल होती है, वो ये बटन दबा देती है और जियांग और शाओ ये देख लेते हैं और जियांग जल्दी से शाओ को लेकर यहाँ से बचाने को भागता है। फिर हम देखते हैं कि दोनों ही सेफली बच जाते हैं और इन दोनों का बेबी भी हो जाता है और दोनों ही अपनी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। और इसी के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग यहाँ पर हो जाती है।